डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस बुक से जो कंप्लीट सिलेबस लेके आए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 8 न्यू सिलेबस के बेस पे यदि हम बात करें, ओल्ड के बेस पे बात करें तो ये चैप्टर 9 था पहले ओल्ड पब्लिकेशंस में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हेरिडिटी से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम हालांकि प्रीवियस पार्ट में भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या है, और इसके अलावा मेंडल के कुछ हमने एक्सपेरिमेंट, और खासकर कौन सा एक्सपेरिमेंट, मेनली डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज़्यादातर इस पार्ट में हम एक्टिविटीज़ एंड डायग्राम है डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम इवोल्यूशन जरूर आता है, लेकिन इवोल्यूशन का जो पोर्शन है मैक्सिमम इस चैप्टर से हट चुका है। तो इसमें हम मेनली इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में ही रहेगा, क्योंकि कुछ इंट्रो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है मेंडल से रिलेटेड। कुछ एक डू यू नो टाइप का एक पैसेज दिया हुआ है, वो भी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पार्ट है उसको पहले अच्छे से समझें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा। और ये डायग्राम दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, शुरुआत वाला डायग्राम है, और इसका कई बार हमको समझ में नहीं आता क्या दिया हुआ है। ये एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें क्या है, जैसे इस ऑर्गेनिज्म में कोई भी वेरिएशन नहीं थी, और जैसे ही नई जनरेशन आई, मान ले हम बोल सकते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड आ गई यहाँ पे, उसके बाद थर्ड जनरेशन है, और जैसे जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ब्लू कलर है, यहाँ पे थोड़ा रेड कलर आ गया, थोड़ी सी वेरिएशन आई। उसके बाद इसमें थोड़ा रेड कलर तो था ही, इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस हैं, और इसमें भी वेरिएशंस हैं वो देखने को मिली हैं। तो वेरिएशंस क्या होती हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे नई नई ऐड होती रहती हैं। और एक्यूमुलेशन ऑफ जनरेशन जो वेरिएशंस हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब ये वेरिएशंस इकट्ठी होती रहती हैं, इसी की वजह से इवोल्यूशन है वो होता है। जो ये चेंजेस हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई ना कोई एक नया चेंज है वो आता है। और किन ऑर्गेनिज्म में देखा जाती है ये वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे करेक्टर्स की मिक्सिंग होती है। पेरेंट्स दो होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, और वहाँ से दोनों ही करेक्टर मिक्स होकर नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलेंगी। और इन्हीं वेरिएशन का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी के अंदर हम इन्हीं वेरिएशंस को स्टडी करते हैं, किस तरीके से जो करेक्टर्स हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको फर्स्ट पार्ट में दे दिया था। तो यहाँ पे इस डायग्राम का ही मतलब हम समझ रहे हैं किस तरीके से हमारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं या फिर हमारे जो करेक्टर्स हैं या वेरिएशंस हैं वो आगे बढ़ती हैं। और 2 प्रकार के ट्रेट होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड भी डिस्कशन किया हुआ है। ट्रेट या फिर जो करेक्टर्स हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते, उस बेस पे भाई वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस बेस पे 2 टाइप के ट्रेट हम पढ़ते हैं। एक तो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट, और एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड क्या होते हैं, ये अपने एनवायरनमेंट से रिसीव किए जाते हैं, एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सोमैटिक सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमने प्रैक्टिस से किए हुए हैं। जैसे कि मान लो कोई भी एक टैलेंट किसी के अंदर है, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है या सिंगर है या डांसर है, उसके अंदर जो भी उसने टैलेंट कमाया है वो प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस से क्या है उसके अंदर सोमैटिक सेल्स, जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल हमने देख लिया, और एक होती है जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स क्या होती हैं, जो गैमेट्स बनाती हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जब भी हम प्रैक्टिस से या फिर हमारी जो स्किल्स है उनको हम एनहेंस करते हैं, तो वो करेक्टर हमारे हमने कहाँ से, अपने एनवायरनमेंट से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, एनवायरनमेंट से। और हो सकता है कि पेरेंट्स हैं, मान लो किसी सिंगर का, जरूरी नहीं कि पेरेंट्स भी सिंगर ही हो, हाँ इंटरेस्ट हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके हो सकता है कोई सिंगर है अपने आप को बिल्कुल अच्छे से, मतलब उसके अंदर परफेक्ट हो चुका हो, इसके अलावा कोई भी क्रिकेटर है। तो इस टाइप के जो करेक्टर्स
जब हम प्रैक्टिस वगैरह से हम अपनी जो नॉर्मल सेल्स के अंदर इनबिल्ट मतलब इकट्ठा करते हैं या फिर बोल सकते हैं परफेक्ट बनते हैं, और ये कैरेक्टर्स क्या हैं, डोंट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे कैरेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन में पास नहीं होते, तो उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, एक प्रकार के हम बोल सकते हैं इनको इनबोर्न कैरेक्टर्स, जो जन्म से ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और कुछ जैसे मेंटल एक इंटेलिजेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इमोशनल टच है कुछ चीज़ों के प्रति, या फिर कुछ एक बिहेवियरल पैटर्न होता है वो पेरेंट्स से मैच करता है। इसके अलावा जो फिनोटाइपिक जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या है, एक प्रकार के इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हुए हैं विरासत में। और एक्वायर्ड ट्रेट वो हैं जो हम प्रैक्टिस कर करके एक्स्ट्रा इकट्ठा करते हैं हमारी बॉडी में, और वो कैरेक्टर्स जाहिर सी बात है अगली जनरेशन में नहीं जा सकते, अगली जनरेशन को अलग से फिर वो कैरेक्टर्स हो सकता है। यदि उसके पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो हो सकता है बच्चों का भी आगे हो, और वो प्रैक्टिस करेगा तभी वो वहाँ पे परफेक्ट हो सकता है। तो एक्वायर्ड और आपको इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बीच में डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली इसका आंसर देना पड़ेगा। इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन। तो इसने बोला है कोई एक ट्रेट है, मान लो हेयर कलर का कोई गुण है, हेयर कलर, और एक कोई गुण है आई कलर का, आई कलर। तो कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर हेयर कलर का जो ट्रेट है वो 10% पॉपुलेशन में है, और ये जो आई कलर मान लो रेड आई कलर है और ब्लैक हेयर कलर है, इनकी हम बात कर रहे हैं, और ये लगभग इसमें 60% पॉपुलेशन में रेड आई कलर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। तो आपसे पूछा हुआ है विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, कौन सा ट्रेट पहले आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो ट्रेट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वही पहले आया हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, जो बी ट्रेट है इज अराइजन अर्लियर, अर्लियर बिकॉज इट ऑक्यूपाई इन मैक्सिमम पोर्शन, या ऑक्यूपाई बाय लिख सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं, वैसे ग्रामर की मिस्टेक आपकी नहीं मानी जाती, कुछ वर्ड आप मिलते जुलते भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ट्रेट है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट भी लिख सकते हो, इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। अब हमने वेरिएशंस का देखा था कि वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं जो कि इवोल्यूशन कोज करती हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब है जो भी हमारे अंदर एडवांस करैक्टर बनते हैं टाइम टू टाइम, और ये बड़ा ही अच्छा एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अच्छी बात होती है कि इसमें इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। क्यों प्रमोट करता है सर्वाइवल, क्योंकि जो वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडप्ट इटसेल्फ, अपने आप को क्या करने के लिए, अडप्टेशन अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो तो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, एनवायरमेंटल कंडीशन कभी फिक्स नहीं रहती, और इसलिए ऑर्गेनिज्म को भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और इन बदलाव के लिए कौन जरूरी होता है, फिर वेरिएशंस, और किसके द्वारा होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारा एनवायरमेंट है, आवर एनवायरमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजेज, हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंजेज होता रहता है, या फिर इन चेंजिंग स्टेट भी लिख सकते हो। सो वी हैव टू अडप्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हमको बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को अडप्ट करना पड़ता है, और उसी के लिए जो ये वेरिएशंस हैं स्पीशीज के अंदर वो क्या करती हैं, सर्वाइवल में मदद करती हैं, हमको जिंदा रहने में मदद करती हैं। क्योंकि नेचर भी उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करती है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन हो के, और वो अपने आप को जितना अच्छे से हो सकता है अपनी नेचर के प्रति अडप्ट कर सकता है, उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए वेरिएशंस का इंपॉर्टेंट किस में है, केवल अडप्टेशन में। और ये क्वेश्चन है आपके 1 मार्क से
ज़्यादा आएंगे भी नहीं, तो इसलिए आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे एक एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको अपनी क्लास के अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स है वो स्टडी करना है। जैसे ईयर लोब्स, ईयर लोब्स किसी के अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड, और किसी के, बल्कि ऊपर वाला तो क्या है, फ्री कंडीशन है। ईयर लोब्स जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है ना, ये फ्री कंडीशन में मिल सकती है और अटैच्ड कंडीशन में भी मिल सकती है। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि अपनी क्लास में ऐसे अपने दोस्तों को देखो और उनके जो ईयर लोब्स हैं वो स्टडी करो कि अटैच्ड हैं या फिर फ्री हैं। और ये करैक्टर्स किसके लिए हैं? मेनली एक प्रकार का यहाँ पे इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी को शो करता है। हेरिडिटी मीन्स जो ये करैक्टर है ईयर लोब्स के अटैच होने का या फ्री होने का, ये हमारे पेरेंट्स के जो करैक्टर हैं उन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा था इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट, तो एक प्रकार का ये इनहेरिटेड ट्रेट है। पेरेंट्स के करैक्टर्स किस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम समझ सकते हैं, और जिनके अटैच होते हैं या फ्री होते हैं उसी के बेस पे उनके पेरेंट्स का भी हम आइडिया लगा सकते हैं, या फिर पेरेंट्स के करैक्टर्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं, एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों में और पेरेंट्स में इन करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो सिंपली एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। करैक्टर्स हैं जैसे हमारे हेयर का जो कलर है, इसके अलावा जो हेयर की शेप है, आई का कलर है, करैक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के साथ ही मैच करते होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में, जिनके बारे में हमने आइडिया फर्स्ट पार्ट में भी लिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है इनको, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ करैक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ना, उनके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन्होंने। और इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है, हालांकि लाइफ स्पैन दिया हुआ है। लाइफ स्पैन के अलावा आपको क्या याद रखना है, एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किए थे इन्होंने, 1856 से 1863 तक, 7 ईयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और 7 करैक्टर्स को स्टडी किया था। 7 करैक्टर स्टडी किए थे, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किए थे। और इनके यदि हम बात करें, हर एक करैक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। जैसे हाइट का हमने हाइट का करैक्टर स्टडी किया था, तो हाइट 2 मिल सकती थी, टाल एंड ड्वार्फ। तो इस तरीके से टोटल इन्होंने 14 क्या किए थे स्टडी। यदि हम बात करें ट्रेट्स या फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, तो वो टोटल यदि आपसे ट्रेट्स पूछे कितने स्टडी किए थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो थे 14, और करैक्टर कितने स्टडी किए थे, वो 7 करैक्टर इन्होंने स्टडी किए थे। और वहाँ पे हमने देखा था कौन सा ट्रेट है वो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। इसके अलावा इनके बारे में दिया हुआ है कि ये मैथमेटिक्स की इन्होंने स्टडी की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और उसके बाद एक एग्ज़ाम के अंदर फेल हो चुके थे ये, लेकिन एग्ज़ाम में फेल होना इनका जो उत्साह था किसके अंदर, साइंटिफिक स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब साइंटिफिक चीज़ों को खोजने का, उसको दबा नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया, वापस अपनी मोनेस्ट्री, मतलब एक मठ जहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, भिक्षुओं के बच्चे वगैरह, तो उनसे रिलेटेड है ये। तो इन्होंने क्या किया, फिर मटर वगैरह उगाने शुरू किए वहाँ पे मैथमेटिक्स की पढ़ाई छोड़ के। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, अपने गार्डन के अंदर सब्जियां जैसे उगाते हैं, तो इन्होंने पाइजम स्टाइवम जिसका कॉमन नेम गार्डन पी भी होता है, गार्डन पी को उगाना शुरू किया। और वहाँ पे इन्होंने करैक्टर्स की थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर इनकी अच्छी थी, तो करैक्टर्स को ऑब्जर्व किया और उसके बाद ये देखा कि किस तरीके से जो करैक्टर्स हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ते हैं। और वहीं से उन्होंने मैथमेटिक्स की इनके पास नॉलेज थी ही, और साथ में साइंस की भी स्टडी करके दोनों को, तो इन्होंने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो दिए। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा एक जो एक्सपेरिमेंट वगैरह ज़्यादा करते थे, तो उस केस में ये डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते थे, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैथमेटिक्स ही शुरुआत से ये मैथमेटिक्स से बिलोंग करते थे, जिस वजह से उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे इनकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जो ये कंक्लूजन निकालते थे ना, उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से एक रीज़न ये भी था कि मेंडल है वो अच्छे खासी पब्लिसिटी उनको उस टाइम नहीं मिल पाई। हालांकि उसके बाद लगभग इनकी एक्सपेरिमेंट के लगभग 30 ईयर्स के बाद, लगभग 37 ईयर्स के बाद, यदि हम बात करें बिल्कुल 40 ईयर्स भी याद रख सकते हो कि लगभग 1903 के अंदर फिर दोबारा इनके एक्सपेरिमेंट को, या फिर कई बार आपको डाटा 1900 का मिल जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था ना, इसी एक्सपेरिमेंट को 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने दोबारा प्रूव किया था। तब जाके मेंडल के बारे में जानने लगे थे कि इस बायोलॉजिस्ट ने, या फिर जो भी हमारे जो जेनेटिक्स
की स्टडी कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी सारी बातें पहले से ही बता दी थी, और उस टाइम हालांकि इनको पब्लिसिटी है वो नहीं मिल पाई थी। इनके जिंदा जी भी यदि हम बात करें 1884 तक भी इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन बाद में इनको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाने लगा, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम से बहुत आगे की बातें पहले ही बता दी थी। तो कई बार आ जाता है इनसे रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको जस्ट एक मेंडल के बारे में थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बताई गई हैं। उसके बाद ये पिक आती है हमारी बुक में, ये किससे रिलेटेड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का मैंने डिस्कशन फर्स्ट पार्ट में भी किया था। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? एक प्रकार का क्रॉस, ए टाइप ऑफ क्रॉस या क्रॉस पोलिनेशन इन विच सिंगल कैरेक्टर इज स्टडीड एट वन टाइम। एक समय पर जब एक ही करेक्टर की स्टडी की जाती है, जैसे यहाँ पे प्लांट हाइट का जो करेक्टर है वो स्टडी किया जा रहा है, प्लांट हाइट। और दो टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं, दो टाइप के प्लांट मिल सकते हैं, एक तो क्या, टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। तो इन्होंने क्या किया, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया। हालांकि हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस को बड़े अच्छे ढंग से फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने पेरेंट लिए कौन कौन से, एक लिया टॉल प्लांट और एक लिया ड्वार्फ प्लांट। और टाल कैसा प्लांट लिया इन्होंने? प्योर टॉल प्लांट लिया, या फिर हम बोल सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन ली टॉल प्लांट की। प्योर लाइन भी बोल सकते हैं, प्योर लाइन से टाल प्लांट लिया। जबकि जो ड्वार्फ प्लांट है तो ऑलरेडी प्योर ही होता है, और इसका जीनोटाइप होता है स्मॉल टी, जबकि इसका लिया उन्होंने कैपिटल टी। तो ये है जीनोटाइप। ये जीनोटाइप एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मेंडल ने एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में इनको यूज किया था। और जो ये हमने बाहर से जब हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं, ये क्या है? इसका फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप बाहर से देखने वाले प्लांट हैं, जैसे एक मेल प्लांट लिया इन्होंने और एक फीमेल प्लांट लिया और इनके बीच में क्रॉस करवाया। और क्रॉस मतलब क्रॉस पोलिनेशन। सिंपली इसके जो पोलन ग्रेन थे, पोलन ग्रेन्स किस पे डाले? इसके स्टिग्मा के ऊपर। और उसके बाद क्या चेकआउट किया कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो के आगे सीड बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बने फिर? गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ। और गैमेट्स कैसे बने फिर? गैमेट्स में जो ये कैरेक्टर पेयर में थे, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में पेयर में क्यों लिखते हैं हम इनको, क्योंकि हमारे बॉडी में ज़्यादातर कंडीशन या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन मिलती है, पेयरिंग में कैरेक्टर्स मिलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे गैमेट जब बनते हैं तो कैरेक्टर्स अनपेयर्ड हो जाते हैं, और इसी को हमने फर्स्ट जो लॉ है वो बोल सकते हैं हम। फर्स्ट लॉ में कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, इसे प्रीवियस पार्ट में हमने लॉज ही स्टडी किए थे अच्छे से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ही पता लगता है। उसके बाद जब ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन जो आएगा, ये आएगा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और इसमें जो ये आया है ये है जीनोटाइप, और फिनोटाइप इसका क्या बनेगा? टॉल प्लांट ही ये बनेगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर यदि हम बात करें, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल बनते हैं, लेकिन टॉल कैसे बनेंगे? वो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी। हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पे टाल है जो प्लांट किसकी वजह से है? ये कैपिटल टी की वजह से। एक जीन है या फिर एक एलील है अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और इसी को हमने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट जनरेशन में जब हम एक हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं, वहीं पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको स्टडी करने को मिलता है। प्रीवियस पार्ट में हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा था। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो F1 जनरेशन हमारी बनी है, और इसके कैसे हमारा कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। जब सेल्फिंग मीन्स सेल पोलिनेशन, अपने आप ही सेल पोलिनेशन इसके अंदर होने देते हैं। उसके बाद इसके सीड देखते हैं फिर, और सीड को जब जर्मिनेट करवाया जाता है, उनके अंदर का जो सेटअप है वो कैसे मिलेगा। हालांकि मेंडल के पास इतनी ज़्यादा एडवांस उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अंदर का जो जीनोटाइप है वो स्टडी कर सके। सिंपली उन्होंने क्या देखा था, टाल प्लांट है वो आते हैं, इसके अलावा डार प्लांट है F2 जनरेशन में वो आते हैं। तो यहाँ पे F2 जनरेशन जो मिली वो किसकी वजह से मिली? तो यहाँ पे दो टाइप के जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से एक मेल पार्ट से मतलब जो पोलन ग्रेन है, सॉरी जो फीमेल
पार्ट है, इससे जो भी एग बनेगा उसमें दो टाइप के, यहाँ पर दो टाइप के एग बन सकते हैं। यहाँ पे एक में कैपिटल टी टाइप का जीन हो सकता है और दूसरे में स्मॉल टी का। और ऐसे ही मेल के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे उसमें दो टाइप के गैमेट्स हैं वो मिल सकते हैं हमको। तो इनके जब हम कम्बिनेशन करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब इनके यहाँ पे इस बॉक्स में लिखने का क्या मतलब है, इसका और इसका कम्बिनेशन करके लिखना हमने, और यहाँ पे स्मॉल टी। और इस तरीके से तो मेंडल ने क्या देखा, F2 जनरेशन में 3 टाल प्लांट आए हैं, 3 टोल प्लांट, और जबकि 1 क्या आया है, ड्वार्फ प्लांट आया है। और यदि हम बात करें 3 में से भी एक तो आया है बिल्कुल होमोजाइगस कंडीशन में, हालांकि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हमने बाद में स्टडी की हुई चीज़ें हैं, और 2 आए हैं हेट्रोजाइगस। तो मेंडल ने तो इतना ही बताया था कि हमारा जो F2 जनरेशन है ना, इसका रेशियो 3:1 आता है, टाल और ड्वार्फ का रेशियो। और इन्होंने केवल 4 प्लांट की स्टडी नहीं की थी, इन्होंने मैंने बताया बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया था, और एक डाटा हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी देखने भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग रेशियो फाइंड आउट किए थे, और ये जो रेशियो था वो बाहर से स्टडी करके ही बता पाते थे। तो इन्होंने जो फिनोटिपिक रेशियो की बात की, फिनोटिपिक रेशियो एक्सटर्नल स्टडी के बेस पे वह टाल एंड ड्वार्फ है, वो हमारा 3:1 आया है। जबकि उसके बाद हमने और ज़्यादा स्टडी की तो क्या पता किया, इसका जीनोटिपिक रेशियो मतलब कम्बिनेशन क्या क्या मिल सकते हैं। और जीनोटिपिक रेशियो में कम्बिनेशन क्या क्या है, एक तो हमारी प्योर कंडीशन है, एक हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है। तो 1:2:1 टाइप की कंडीशन है वो मिलती है। तो इस प्रकार का ये है हमारा जीनोटिपिक रेशियो। तो इसमें अब हम फिगर है उसको समझ लेते हैं कि मेंडल ने जो चीज़ें फाइंड आउट की थी, तो सबसे पहले तो इन्होंने एक टाल प्लांट का शॉर्ट या ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। क्या ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन में तो सारे के सारे प्लांट या फिर 100% प्लांट है वो क्या बने हैं, टोल बने हैं। जबकि फिर F1 जनरेशन का जो प्लांट है इन्होंने सेल्फिंग करवाई, मतलब दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन ली कहने का मतलब। और उसके बाद उनके बीच में क्रॉस करवाया, तो वहाँ से क्या देखा, ये प्लांट है वो 4 किस टाइप से बने, 3 तो बने टोल और 1 बना, जैसे ये टोल थे और ये एक क्या है, ये ड्वार्फ है, तो 3:1। और उसके बाद और जो जैसे ये कैपिटल टी है 1 इसके लिए है, 2 ये हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस तरीके से एक रेशियो हमारा ये बना, इसको जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। अब ये तो हम याद रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये है फ्लावर कलर से रिलेटेड, इसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। फ्लावर कलर से रिलेटेड आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिखाया हुआ है, तो फ्लावर कलर है वो वॉयलेट हो सकता है, वॉयलेट कलर हो सकता है, और एक वाइट फ्लावर भी पी के अंदर मिल सकते हैं, करेक्टर में हमने स्टडी किया था। और वॉयलेट कलर का जो फ्लावर होता है ना वो क्या है, डोमिनेंट होता है, जबकि ये रिसेसिव। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या आई हुई है, सारे के सारे F1 प्लांट के अंदर सारे वॉयलेट फ्लावर के प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉयलेट के हैं 3 हैं और वाइट क्या है 1 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये आपसे फिगर दे सकता है पेपर में और बोल सकते हैं किस टाइप का क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है। और उसके बाद रेशियो ये आपसे छुपाए जा सकते हैं, पूछ सकता है किस टाइप का रेशियो है, कौन कौन से लॉ है यहाँ पे प्रूव हो सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम प्रूव कर सकते हैं, इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी प्रूव कर सकते हैं। और पूछ ले कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 2 करैक्टर चाहिएंगे, मिनिमम 2 करैक्टर्स, जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी जो टिप्स है ना वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम क्रैम करके चले गए। और ये इस प्रकार का एक रिप्रेजेंटेशन है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेन करो, लॉ ऑफ हमारा जो डोमिनेंस है या सेग्रीगेशन है, इनको क्रॉस बना के ही इस तरीके से समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं, हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक पिक दिया हुआ है बुक में, हालांकि इसको हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। समझने वाली यहाँ पे बात क्या है, ये जो डाटा दिए हुए हैं, मेंडल इस तरीके से डाटा इकट्ठा करते थे, और जैसे 556 सीड जब उन्होंने स्टडी किए तो वहाँ पे फाइंड आउट किया कि जिसमें राउंड एंड येलो, जैसे हमने रेशियो पढ़ा था 9:3:3:1, जिसमें से जो 9 है ये तो हमारे डोमिनेंट कंडीशन वाले थे सारे, और यहाँ पे ये रिसेसिव कंडीशन वाला एक था। जबकि उसके बाद ये कम्बिनेशन कैसे थे, जैसे ये राउंड येलो था ना, तो ये राउंड के साथ यहाँ पे ग्रीन आ गया था, और यहाँ पे राउंड के साथ आप या फिर बोल सकते हैं रिंकल्ड के साथ
रिंकल्ड के साथ येलो आ गया था। तो ये तो कंडीशन ऐसे बनी थी और ये हमारे पेरेंटल कम्बिनेशन थे। और जो न्यू कम्बिनेशन बने थे ना, यहीं से उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो प्रूव किया था, इस रेशियो से ही। उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात देखें कि जो ये रेशियो हैं, ये आपसे क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं बेसिक से। वो कैसे आते हैं, जैसे आपको दे देगा 556 सीड हैं, वो हमारे पास हैं F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन के हमारे पास 556 सीड हैं, और उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसके अंदर राउंड येलो सीड कितने हैं, राउंड येलो सीड, तो वहाँ पे ये रेशियो काम आता है। अब राउंड येलो कितने हैं हमारे पास रेशियो में, 9 आते हैं। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे, हम जब चेक करते हैं 16 और 556 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सिंपल इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हो। एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन मिलती जुलती कैलकुलेशन आ जाती। ये तो रियल डाटा दिए हुए हैं मेंडल ने, जो वो डाटा है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर रेशियो से रिलेटेड पूछा जाता है कि इस रेशियो को यूज करके, जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाई राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन सीड हैं वो किस तरीके से या कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, कोई नंबर दे देगा आपको, तो उससे आप कैसे पता लगाओगे, सिंपली जैसे जो भी पूछा है, जैसे 3 है अपॉन में 16 टोटल नीचे, और उसके बाद जितने भी सीड का नंबर दिया, जैसे 556 दे दिया, तो इस तरीके से। रेशियो यदि ना पूछे, इसके अलावा आपसे फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, कितने फ्रैक्शन में आपके राउंड येलो सीड है वो बने हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली फ्रैक्शन यदि पूछे तो जो बने हैं 9 अपॉन में 16, और यदि आपसे पूछे परसेंटेज, इसकी परसेंटेज बताओ कितनी है, तो 9 अपॉन 16 इंटू में 100, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज में आ जाता है। तो ये बेसिक सा मैथ भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने स्टडी किया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि F2 जनरेशन में ड्वार प्लांट का कितना परसेंटेज है, तो उसमें कितने ड्वार बने हैं 1, टोटल कितने कम्बिनेशन थे 4, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 25%। इस तरीके से परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए आपको, या फिर आपको बोल देगा भाई टोटल 100 सीड हमारे पास हैं या 100 प्लांट हैं किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद F2 जनरेशन में, और आपसे पूछ लिया जाए हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बनेगी इसके अंदर, हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बनेगी, फिर 2 बनी थी ना, और टोटल कितना था 4 इंटू में 800, और यहाँ से हम कैलकुलेट करके सिंपली 400 क्या निकल जाएंगे हमारी हेट्रोजाइगस टोल प्लांट, या फिर जो भी कॉम्बिनेशन है वो निकल जाएंगे। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, यहाँ पे आप मार खा सकते हो, ये तो रट लोगे सारे, क्रॉस वगैरह समझ में भी आ जाएंगे 10th लेवल पे, खासकर CBSE में या फिर स्टेट बोर्ड में इस टाइप की कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में आप 8th में भी पढ़ चुके हो, और इसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में आइडिया लिया नहीं था, सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो अदर ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो अलग अलग टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और ह्यूमन में यदि हम बात करें, मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल है 2 टाइप के गैमेट्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है, गैमेट्स या स्पम्स हम बोल सकते हैं। कौन कौन से स्पम्स, उनके मतलब सेक्स क्रोमोसोम लिए हुए मिल सकता है, बोल सकते हैं कंटेनिंग सेक्स क्रोमोसोम्स, क्या क्या हो सकते हैं, X और Y, या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है, और किस में हो सकता है विद इक्वल अमाउंट, दोनों की जो X और Y क्रोमोसोम लिए हुए स्पर्म्स की जो काउंटिंग है वो इक्वल हो सकती है, जबकि जो फीमेल है, फीमेल कैन प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम, फीमेल है वो एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस कर सकती है कंटेनिंग X क्रोमोसोम, फीमेल में केवल X क्रोमोसोम में मिल सकता है। इसके अलावा और 2-4 बातें और ऐड करना चाहो तो ये भी बता सकते हो कि हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं। आवर बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम, और इन 46 क्रोमोसोम के अंदर देयर आर 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स, ये तो क्या होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, दोनों में सेम होते हैं, जबकि 1 पेयर क्रोमोसोम
इज डिफरेंट। यही एक पेयर क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होता है किसमें, इन मेल। मेल में क्या होता है, ये एक्स वाई पेयर में मिलता है, वाइल फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है एक्स एक्स पेयर में, और इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो वन पेयर बचता है। अब यही डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म किसके साथ फ्यूज करेगा। तो इसमें आप रिटन में तो लिख सकते हो कि वही जो हम 8th में पढ़ते थे कि यदि एक्स क्रोमोसोम लिया हुआ जो स्पर्म है वो किसके साथ फ्यूज करता है, एक्स वाले ओवम के साथ, तो सिंपली हमारा कॉम्बिनेशन है बनेगा और उससे क्या बनेगा, फीमेल है या फिर बेबी गर्ल है वो प्रोड्यूस होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है इसमें क्रोमोसोम नंबर दिखाने पड़ेंगे आपको। जैसे 46 क्रोमोसोम है, 46 में 22 पेयर्स प्लस 1 पेयर अलग से दिखा सकते हो आप, और 1 पेयर को दिखाने के बजाय यहाँ पे आप मेल की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई कंडीशन दिखाओ, और यहाँ पे 22 पेयर्स प्लस और एक्स एक्स एक पेयर अलग से दिखा सकते हो। ये ऑटोसोम्स हैं जबकि ये सेक्स क्रोमोसोम हैं। उसके बाद क्या होएगा, हमारे जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स या फिर हम बोल सकते हैं मेल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म, और यहाँ पे क्या बनेंगे, ओवम। तो इनके अंदर कंडीशन क्या मिलेगी, 22 क्रोमोसोम अब पेयर नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड हो जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यहाँ पे या तो ये कंडीशन बन सकती है या फिर 22 प्लस वाई, ये टाइप का जो स्पर्म है वो बन सकता है। फीमेल के अंदर ओवम है वो केवल 22 प्लस एक्स टाइप का ही ओवम है वो बन सकता है। उसके बाद अब डिपेंड करता है किस टाइप की कंडीशन है वो बनेगी। अब यहाँ पे जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज कर सकता है कौन सा, एक्स क्रोमोसोम लिया हुआ। तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन बन सकती है, और जबकि ये वाई क्रोमोसोम लिया हुआ जब फ्यूज करेगा तो 44 प्लस एक्स वाई कंडीशन है वो बन सकती है। अब जो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम वापस पेयर में आ जाते हैं, एक प्रकार की हम बोल सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जब होमोजाइगस कंडीशन मिलती है तो क्या बन जाता है, बेबी गर्ल वो प्रोड्यूस होती है, जबकि यहाँ पे बेबी बॉय प्रोड्यूस होता है। और कैसी कंडीशन है ये, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मेल के लिए होती है और होमोजाइगस कंडीशन फीमेल के लिए। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। बुक वाला जो डायग्राम है उसमें भी यही समझाया हुआ है। मेल के अंदर है सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है एक्स वाई होता है, इसके अलावा 44 अदर क्रोमोसोम भी होते हैं। यहाँ पे 44 अदर क्रोमोसोम है और एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। अब जब गैमेट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे जो स्पर्म बनेंगे वो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम लिए मिल सकता है और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम लिए मिल सकता है। पेयर में आपको पता होना चाहिए कब लिखने हैं, गैमेट्स में कभी पेयर में नहीं लिखने होते, और यहाँ पे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम है वो ओवम के अंदर मिलेंगे। अब कंडीशन यही है कि जो एक्स क्रोमोसोम लिया हुआ जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज करता है, तो वहाँ पे एक्स एक्स कंडीशन है वो बन जाती है, और 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या बनेगा, बेबी गर्ल या फिर फीमेल चाइल्ड बनेगा। और जबकि यहाँ पे जब जो स्पर्म है वो वाई लिया हुआ और एग के साथ फ्यूज करता है तो एक्स वाई कंडीशन और साथ में 44 क्रोमोसोम है वो बनते हैं या फिर एक कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, बेबी बॉय है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसमें अपनी गाथा नहीं लिखनी है, जो भी आता है लिखो, लेकिन उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऐसे 22 और 44 कहाँ कहाँ लिखने हैं, यहीं से एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा कि आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज इस टॉपिक की पता है। उसके बाद हम जो सेकंड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और उसके बाद तो एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है। चैप्टर छोटा ही है क्योंकि इसमें केवल मेंडल के बारे में जिक्र है, इवोल्यूशन का पोर्शन जो बड़ा लेंथी होता था वो हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना है। यदि क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर दो, साथ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फ्लो चार्ट सा है ना वो बनाना पड़ेगा आपको। और यदि 3 में आ जाए तो फिर इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस वाले उससे समझा सकते हो, और वहाँ पे स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे पूछा आपसे, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे तो आपको केवल और केवल डाईहाइब्रिड क्रॉस ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्योंकि इसमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही जिक्र किया हुआ है इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये बात पे मैंने काफ़ी बार जोर दिया था फर्स्ट पार्ट में कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आ जाए तो वहाँ पे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को ही एक्सप्लेन करोगे। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। उसके बाद है ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए। अब ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है जो कि हालांकि बुक में तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर डाले हुए हैं, इसको और समझ लेते हैं। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप डिपेंड करते हैं कि हमारी बॉडी में जीन्स हैं वो किस प्रकार के हैं। जो ए ब्लड ग्रुप है ना, उसके लिए जो जीन होते हैं या फिर एलिल जो हम बोल सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो आई ए दोनों होमोजाइगस कंडीशन में मिल सकते हैं, या फिर आई ए और स्मॉल आई मिल सकता है। स्मॉल आई का मतलब ये बिल्कुल जो जीन है ना, इसके पास एक पार्टिकुलर हम बोल सकते हैं जो ब्लड ग्रुप है उसको डिसाइड करने वाला जो करेक्टर इसके पास नहीं है। और यहाँ पे यदि हम बात करें बी में, या तो दोनों कंडीशन एक जैसी हो सकती है होमोजाइगस, या फिर आई बी और स्मॉल आई हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, आई ए और आई बी कंडीशन है ये मिल सकती है, और जबकि यहाँ पे स्मॉल आई कंडीशन ही मिलेगी। तो यहाँ पे तो दो फॉर्म हो सकती है इसकी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस है दोनों, हेट्रोजाइगस। इसके अलावा यदि आपसे पूछे भाई इसमें कौन सी फॉर्म है, तो ये हेट्रोजाइगस ही है, हेट्रोजाइगस। और जबकि ये क्या है, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें आपको आइडिया लगा लेना है कि जो आई है, आई मतलब कई बार आई नोट और आई नोट, जब किसी भी टाइप का हमारे पास एक प्रकार का एंटीजन को रिप्रेजेंट करने वाला जीन नहीं होता, एंटीजन एंटीबॉडी आप 11th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल तो इनको याद रखो कि एक ऐसे जीन हैं जो कि ब्लड ग्रुप को कोड करते हैं, जो हमारा फिनोटाइप, ये तो एक प्रकार का क्या है, हमारा फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप का, और ये क्या है, ये जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है। सिंपली ऐसे याद रखने फिलहाल तो आपने। और किस टाइप के कॉम्बिनेशन आएंगे उसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यदि स्मॉल आई आ जाता है और उसके साथ में कैपिटल ए आ जाता है, या फिर ए ब्लड ग्रुप का कोई जीन आ जाता है ना, तो वो जाहिर सी बात है ए ब्लड ग्रुप ही शो होएगा। तो यहाँ पे डोमिनेंस वाला जो रूल है वो लगेगा, और पहले दोनों कंडीशन में लगेगा क्योंकि पहले दोनों कंडीशन हमने हेट्रोजाइगस पढ़ी है। अब एक हेट्रोजाइगस यहाँ भी आई है, यदि दोनों के दोनों ही डोमिनेंट करने वाले जीन आ जाएं, एलिल आ जाएं, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे करेंगे दोनों, बोथ। और जब दोनों अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में आते हैं ना, तो उसको कोडोमिनेंस भी बोला जाता है, कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। और यदि कौन सा भी जीन नहीं है, ना तो ए वाला ना बी वाला, तो उस कंडीशन में हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ से समझो आप ए एंड जो बी जीन वाले हैं या एलिल्स हैं, ये क्या हैं, डोमिनेंट फॉर्म्स हैं, डोमिनेंट। और जबकि ओ है वो रिसेसिव है, साइंटिफिकली हम बात करें तो। अब इसने क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप का जो मैन है वो मैरी करता है वो वुमन के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और उनके आगे डॉटर है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो यहाँ पे तो आप सोचोगे भाई आई ए और एक जगह से आई ओ की कंडीशन बन रही ही है, और ओ ब्लड ग्रुप यदि दिख रहा है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, फिर ओ डोमिनेंट है। तो इसी पे आपसे पूछ रहा है कि इज दिस इंफॉर्मेशन इज एनफ टू टेल विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए एंड ओ इज डोमिनेंट। हमने पढ़ा है कि ए एंड बी जो ब्लड ग्रुप हैं ये डोमिनेंट होते हैं, ओ रिसेसिव है। लेकिन कंडीशन देखो आप, ओ और ए के कॉम्बिनेशन से ओ ब्लड ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब ए का तो इफेक्ट आ ही नहीं रहा यहाँ पे। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप नहीं बता सकते कि कौन सा ब्लड ग्रुप, इसने पूछा ना कि क्या ये इंफॉर्मेशन एनफ है, नो इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ, ऐसे लिख सकते हो आप, बिकॉज
यदि डोमिनेंट और रिसेसिव की कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी है ना, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपने ध्यान दिया हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करी हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की हो, और वहाँ पे कब तक F2 जनरेशन तक हमने क्रॉस किए हैं, वो F2 जनरेशन में जाके हमारे रेशियो आते हैं और F2 जनरेशन के रेशियो ही हेल्पफुल होते हैं, वहाँ तक हम जाते हैं। हालांकि F3 F4 5 तक नहीं जाते, और वहाँ पे हम देखते हैं एक तो पेरेंटल जनरेशन होती है, फिर F1 जनरेशन आती है और एक F2 जनरेशन आती है। तो कम से कम हमारे पास लाज को प्रूव करने के लिए 3 जनरेशन कम से कम होनी चाहिए। केवल 2 जनरेशन के दम पे हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है। यहाँ पे 2 ही जनरेशन दी हुई है, एक तो पेरेंटल जनरेशन है और एक डॉटर, और आगे यदि डॉटर के बाद भी आगे बता देते हुए उसके आगे ऑफ स्प्रिंग के ब्लड ग्रुप ये हैं, तो तब हम कुछ कंक्लूजन तक पहुंच पाते। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, बिकॉज वी रिक्वायर मिनिमम 3 जनरेशन टू फाइंड आउट द डोमिनेंट ब्लड ग्रुप, या कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं है। और वाई नोट में आपसे पूछा है, वाई का मतलब है यदि बोल देता भाई ये एनफ प्रॉपर है तो क्यों है, और जैसे हमने देखा नो तो क्यों नहीं है, हालांकि ये हमने इसका रीजन दे भी दिया है। और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो तो ये भी बता सकते हो, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे तो सीधा सीधा हमको आइडिया किसका लग रहा है कि ओ डोमिनेंट आ रहा है, लेकिन डोमिनेंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है साइंटिफिकली यदि बात करें तो ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होता है। और यदि ये भी बोल देता कि भाई हेट्रोजाइगस कंडीशन है किसकी, हमारे जो यहाँ पे मैन की बोल रहा है ये, इसकी यदि हेट्रोजाइगस बोल देता ना तो वहां से भी हम आइडिया लगा सकते थे, हेट्रोजाइगस में तो ये कंडीशन आएगी, और ओ के लिए तो होमोजाइगस होती है, तो वहां से हम कंक्लूजन लगा लेते कि यहाँ पे आई, और जब ये स्मॉल आई कॉम्बिनेशन करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है। लेकिन ये तभी आएगा ओ ब्लड ग्रुप जब ए नहीं है, ए के साथ कंबाइन करके ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। तो इन्फॉर्मेशन तो जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर ही है या फिर एनफ नहीं है। उसके बाद हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम इसको वैसे ही रट के चले जाते हैं, लेकिन इसको कंडीशन के हिसाब से कंफ्यूजन में चले जाते हैं कई बार। और इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 2 करेक्टर्स की स्टडी दी हुई है, एक तो हाइट का करेक्टर है और एक है फ्लावर कलर का करेक्टर। और ये दो करेक्टर की स्टडी है, तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसने कंडीशन दे दी है कि जो हमारा ये जो मेंडलिन एक्सपेरिमेंट के अंदर ब्रीडिंग टाल प्लांट, तो एक टाल प्लांट लिया है इन्होंने, और टाल प्लांट के लिए 2 कंडीशन आ सकती है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। और वॉयलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर में अभी हमने पढ़ा भी था कौन सा डोमिनेंट होता है, हालांकि होता वॉयलेट वाला है, लेकिन उसके लिए कैपिटल W वर्ड, हालांकि W किसके लिए आता है, वाइट के लिए आता है। तो यहीं पे हम कई बार चकमक खा जाते हैं कि वाइट मतलब W के लिए आया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे W किसके लिए आया है, वॉयलेट के लिए आया है, वॉयलेट कलर है उसके लिए आया हुआ है। और यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि एक तो टाल प्लांट लिया हमने, एक लिया है वॉयलेट फ्लावर वाला प्लांट, मतलब एक ऐसा प्लांट ले लिया जो टाल है और वॉयलेट फ्लावर है उसके। तो वॉयलेट के लिए भी 2 कंडीशन आ सकती है, क्योंकि डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिल सकती है आपको। इसके अलावा दूसरा प्लांट क्या लिया है, शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट मतलब ड्वार्फ लिया है, स्मॉल टी वाला लिया है, क्योंकि स्मॉल टी तो एक ही कंडीशन बन सकती है, और वाइट वाले में भी एक ही कंडीशन बन सकती है। अब इसका तो जीनोटाइप हमने फाइंड आउट कर लिया पहले वाले का। तो अब आपसे पूछा है द प्रोजेनी ऑफ ऑल बोर मतलब लिए हुए है वॉयलेट फ्लावर, जो भी प्रोजेनी आगे बनेगी ना उनके सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, वॉयलेट फ्लावर हैं, मतलब वॉयलेट कंडीशन मिलेगी हर फ्लावर के अंदर, या फिर उनका कलर है ना वॉयलेट है। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर, या फिर वर शॉर्ट, और उसमें से आधे क्या हैं, शॉर्ट हैं, और आधे मतलब क्या है, टोल हैं। इस टाइप की कंडीशन दी हुई है आपसे। तो यहाँ पे अब इनमें से हमने एक का तो पता लग गया कि जीनोटाइप क्या है। दिस सुजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टाल पेरेंट, टाल वाले का आपने पूछा है कि जेनेटिक मेकअप क्या होएगा।
अब जेनेटिक मेकअप की कंडीशन बनाने लग जाए ना तो काफ़ी बन जाएंगी। कैसे? इसके कॉम्बिनेशन हम इनके साथ करके दिखा सकते हैं, दोनों के साथ। तो एक कंडीशन तो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है, एक कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। और अब ऐसी ही कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। अब इनमें से हमने चार में से कोई एक फाइनलाइज करना है, और इसको कैसे फाइनलाइज करेंगे? इसने अब कंडीशन दी है ऑफस्प्रिंग्स की। तो ऑफस्प्रिंग में इसने बोला है आधे तो हमारे बने हैं टोल और आधे बने हैं ड्वार्फ। तो आधे टोल और आधे ड्वार्फ कब बनेंगे? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा था, यदि हमने दोनों के दोनों कैपिटल टी, अब यही कंक्लूजन पे पहुंचना है कि टोल में ये वाला कॉम्बिनेशन है या ये वाला है। पहले तो टोल वाले को सॉल्व करेंगे। अब एक साइड का तो हमको पता है कि स्मॉल टी आएगा, तो कैपिटल टी लेंगे ना और स्मॉल टी लेंगे, तो कंडीशन क्या आएगी? सारे के सारे प्लांट टोल बनेंगे। लेकिन इसने तो बोला है आधे ड्वार्फ बनने चाहिए, तो ये कंडीशन तो नहीं आएगी, ये कंडीशन रहेगी हमारी। तो हमने टोल का तो पता कर लिया यहाँ पे। उसके बाद किसकी बात करनी है? वोयलेट कंडीशन की। और वोयलेट में इसने क्या बोल दिया? द प्रोजेनी आल बोर, सारे की सारी जो प्रोजेनी बनी है ना, सबके पास क्या है? वोयलेट फ्लावर्स ही हैं। और वोयलेट फ्लावर हैं तो जाहिर सी बात है, देखो हमने यहाँ पे सारे नहीं चाहिए थे, आधे चाहिए थे, तो हमने ये वाला इसके साथ चले गए थे। अब सारे चाहिए हैं तो ये कंडीशन रहेगी। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या बने? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, यदि थोड़ा सा चेंज कर देता ना यहाँ पे कि दोनों वोयलेट भी क्या मिलेंगे हमको? आधे आधे मिलेंगे, आधे वोयलेट और आधे वाइट हैं, फिर हम क्या लेते? फिर हमारी कंडीशन बन जाती कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इस तरीके से कंडीशन बन सकती थी। तो यही आपसे थोड़ा सा भी चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं सीबीएसई में, इस तरीके से चेंज करके स्टेटमेंट को। फिर वहाँ पे ये नहीं है कि हमने तो बस रट के चले गए कैपिटल, ये बस सी ऑप्शन था उसका। वहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपने कि यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रखी है। वहाँ पे आपसे बोल सकता है कि सारे के सारे हमारे कैपिटल टी आए हुए हैं, मतलब सारे टाल प्लांट आए हुए हैं, और जबकि सारे के सारे क्या आए हैं? वोयलेट फ्लावर लिए हुए हैं। फिर बताओ कॉम्बिनेशन क्या आएगा? फिर हमारा कॉम्बिनेशन क्या आता? कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू आ जाता। तो ये कंडीशंस थोड़ा रफ कॉपी में आप बना बना के देखो, तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से करेक्टर्स को हम अलग अलग वे में स्टडी करते हैं। उसके बाद है ए स्टडी फाउंड दैट द चिल्ड्रंस विद लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई। ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन बच्चों की आंखों का रंग थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं है तो उनके पेरेंट्स का भी मतलब लाइट कलर्ड आई ही मिलती हैं। क्या इस बेस पे आप बता सकते हो कि लाइट आई कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव है? ये क्वेश्चन वही आ गया जिसमें उसने ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पे एनफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा? कम से कम हमको 3 जनरेशन्स का डाटा चाहिए, और तभी हम कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं कि कौन सा आई कलर। वहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में कंक्लूजन निकाला था ना, ऐसे यहाँ पे आप एक लाइन में बता सकते हो कि एनफ नहीं है इन्फॉर्मेशन, 3 जनरेशन का डाटा हमको चाहिए होगा, तभी हम कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। केवल 2 जनरेशन से हम ये फाइनलाइज नहीं कर सकते कि आई का कलर जो लाइट है वो डोमिनेट है रिसेसिव। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आउटलाइन करनी है जिसमें आपने बताना है डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही रिलेटेड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसमें आपको डॉग्स के कलर की बात की हुई है, डॉग्स का जो कलर है या कोट कलर है जो उसका स्किन कलर की बात भी हम कर सकते हैं। तो हालांकि स्किन कलर के लिए काफ़ी सारे जीन्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, लगभग 11 टाइप के अलग अलग जीन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम केवल 2 ही यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ना, केवल एक ही जीन को कंसीडर करके मानेंगे कि कोई एक जीन है या फिर कोई एक करेक्टर है। करेक्टर किसका? कोट कलर का। और उसके लिए 2 फॉर्म हैं, एलिल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। यदि कैपिटल बी होगा तो ये ब्लैक कलर शो करेगा, और कैपिटल स्मॉल बी है तो ये ब्राउन कलर है वो शो करता है, जैसे हमने टाल का करेक्टर पढ़ा था। अब यहीं पे हमने फिर एक क्रॉस करके दिखा देना है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो पेरेंट में कैसी कंडीशन ली है, एक इसका फिनोटाइप ले लेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे पेरेंट्स लिए हैं और पेरेंट्स में फिनोटाइप लिया है और जीनोटाइप लिया है। फिनोटाइप में हमने ब्लैक कलर है,
डॉग है प्योर ब्लैक कलर, प्योर हम बोल सकते हैं, और देखने से प्योर और इम्प्योर नहीं पता लगेगा, उसके जीनोटाइप से पता लगेगा, मतलब वहाँ पे कॉम्बिनेशन कैपिटल बी का है, और यहाँ पे हमारा जो ब्राउन कलर है वो ऑलरेडी प्योर ही है, क्योंकि वो तो रिसेसिव कंडीशन होती है। जैसे कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल बी लिया है हमने, और स्मॉल बी लिया है। उसके बाद यहाँ पे बनेंगे गैमेट्स, और गैमेट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे आपका कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल बी, और जब इनके बीच में होता है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, तो हमारी जो F1 जनरेशन है वो कैसी बनेगी, हालांकि ब्लैक डॉग्स हैं वही प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ से हमको पता लग रहा है कि क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद जो ये F1 जनरेशन हमारी बनी है यहाँ पे, F1 जनरेशन, अब क्या है, यदि हमने दूसरा डॉग भी इसी तरीके से, मेल और फीमेल डॉग दोनों है ना, वो कैसी कंडीशन ली है, यदि हम बात करें हेट्रोजाइगस कंडीशन ही ली है, तो जो गैमेट्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस टाइप से जो गैमेट्स हैं वो बने हैं। और यहाँ से अब हमने कम्बिनेशन बनाने हैं जस्ट, तो कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो चार में से एक या फिर 25%, 1/4 या फिर 25% है वो हमारे क्या है, प्योर ब्लैक। जीनोटिपिकली यदि हम बात करें होमोजाइगस भी बोल सकते हैं, होमोजाइगस ब्लैक डॉग हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। जबकि आगे यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो 50% कम्बिनेशन है, लगभग 2/4 की बात करें, तो वो कितने हैं हमारे हेट्रोजाइगस ब्लैक हैं, हेट्रोजाइगस ब्लैक हैं, ये भी ब्लैक ही। और जबकि 1/4 या फिर वही 25% हमारे क्या हैं, वो हैं ब्राउन डॉग, ब्राउन। और यहाँ पे हम देख कि यदि फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप तो क्या आएगा 3:1, और यहाँ पे जीनोटाइप की बात करते हैं तो वो क्या आएगा 1:2:1, एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। इसमें ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हो कि कैसे इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं कौन, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। तो आप लिख सकते हो इसमें, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम सच एज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हमारे जो पेयर्ड में करैक्टर थे ना वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। हमने देखा था 46 थे तो वो 23 रह जाएंगे, 23 स्पर्म्स में होते हैं क्रोमोसोम और 23 ओवम में होते हैं। तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सेम नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं या करैक्टर्स या फिर जीन्स हैं या फिर क्रोमोसोम्स हैं वो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इनके अंदर जो करैक्टर्स हम बोल सकते हैं, करैक्टर्स या फिर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स में मिलेंगे आपको जो करैक्टर्स हैं। और ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन, पेयर्ड क्रोमोसोम्स गेट्स सेपरेटेड कैसे हो जाते हैं, दैट इज 46 to 23 क्रोमोसोम्स और इन ह्यूमन बींग्स। और जब फर्टिलाइजेशन होती है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स कैरी 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से वो 23 क्रोमोसोम लिए हुए गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज इज टू फॉर्म जाइगोट विच कंटेन 46 क्रोमोसोम। तो जाइगोट के अंदर वापस 46 क्रोमोसोम है, उनको मेंटेन कर लिया जाता है।
तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम को आधा कर दिया जाता है नंबर को, और फर्टिलाइजेशन में वापस उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। और उसके साथ में आप डायग्राम बना सकते हो जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन वाला बनाया था सेम, बस वहाँ पे हमने मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन पॉइंट को हाईलाइट किया था। और यहाँ पे जो नंबर है मैंने वहाँ पे नंबर इसलिए लिखवाया था ताकि वो वाली चीज़ है ना यहाँ भी काम आ जाए। तो 44 प्लस XY और 44 प्लस XX इस टाइप से यदि समझाओगे तो वहाँ पे आइडिया लग जाएगा किस तरीके से 23 क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम। और याद रखना कहाँ पे आपको 23 पेयर्स लिखने हैं और कहाँ पे आपको अकेला 23 लिखना है। गैमेट्स में हमेशा केवल 23 लिखते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो वहाँ पे 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम का जिक्र किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो छोटा सा चैप्टर था, वैसे चैप्टर 8 इसको भी कंप्लीट कर लिया, और यहीं पे हमने बायोलॉजी सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद के जो पोर्शन रहेंगे वो फिजिक्स से रहेंगे। 4 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं, और एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट जो कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें, हमने साइंस का लगभग 75% सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 2 चैप्टर थोड़े टिपिकल रहेंगे फिजिक्स में, उसके बाद तो जो फर्दर चैप्टर्स हैं वो तो इजी हैं। और एक चैप्टर में तो हालांकि बायोलॉजी है, ह्यूमन आई से रिलेटेड है, ह्यूमन आई के डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, आधा पोर्शन तो उसमें भी बायोलॉजी का ही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान सकते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद के सेशंस फिजिक्स से रिलेटेड रहेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और यदि आपको सेशंस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी इनको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।